द लास्ट लेसन। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फ्रांस और पर्शियन वॉर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि 1870 से लेकर 1871 के बीच हुई थी। फ्रांस के बारे में आप जानते ही होंगे। पर्शिया क्या चीज़ है? आज के टाइम के अनुसार जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट मिलाकर पर्शिया कहलाता है। जब वॉर हुआ था तो पर्शिया जीत गई थी, जिसको लीड करने वाले बिस्मार्क थे। जीतने के बाद फ्रांस के दो हिस्से, लॉरेंस और एल्सेक, उसके कब्जे में आ गए थे, जहां पर पर्शिया ने राज किया था। यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज तक छीन ली गई थी। वहाँ अपना दबदबा बनाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस करके जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। हम अपने चैप्टर की ओर। एक बच्चा होता है जिसका नाम फ्रांस होता है। उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, मन ही नहीं लगता उसका। वो सुबह सुबह स्कूल के लिए लेट उठ चुका था, तो वो धीरे धीरे स्कूल की ओर जा रहा था और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके जो टीचर है एमएमएल, उसने उससे पार्टिसिपल को याद करने के लिए कहा था और फ्रांस को उसका पी तक नहीं पता था। उसे ये डर था कि अगर मैं स्कूल गया और एमएमएल ने मुझे पार्टिसिपल के बारे में पूछा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा और एमएमएल मुझे डांट देंगे। इससे बेटर रहेगा कि मैं स्कूल ही ना जाऊं। वैसे भी आज मौसम बहुत सुहावना है। जंगल की भारी छोर पर पक्षी चहचहा रहे हैं। आरामेल के पीछे खुले मैदान में पर्शियन आर्मी परेड कर रही है। उसे ये सब व्यू अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू पार्टिसिपल रूल्स के याद करना। लेकिन वो इस विचार को छोड़कर स्कूल की ओर चल पड़ता है। अब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के पास काफी क्राउड दिखता है, मतलब भीड़ दिखता है। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा नोटिस बोर्ड है जहां प्रीवियस 2 इयर्स से सारी की सारी जो बुरी खबरें हैं वो उस पर लिखी जा रही थी। जैसे कि फ्रांस वॉर हार गया, सूखा आ गया, या कमांडिंग ऑफिसर की ऑर्डर भी उसे बोर्ड पर डिस्प्ले की जाती थी। अब फ्रांस वहाँ इतना क्राउड देखता है तो सोचता है अब क्या हुआ होगा। वैसे भी बैड न्यूज़ ही डिस्प्ले होती है वहाँ पर। बट उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि स्कूल के लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। जब वो तेजी से जाते हुए उसे ब्लैकस्मिथ के पास से गुजरता है, जो अपने चेले के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो फ्रांस के पीछे से बोलता है, बब इतनी तेजी से मत जाओ, तुम स्कूल पर टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे को लगा कि शायद उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा एमएमएल के पीछे बगीचे में पहुंच जाता है। रोज जब स्कूल की शुरुआत होती थी तो काफी हल्ला होता था, जिसकी आवाज रोड तक सुनाई दे सकती थी, जैसे कि डेस्क का खोलना और बंद करना। अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट को अपने कान के ऊपर उंगली रखकर जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोलना कि लाउड वॉइस में एक चैप्टर को बोलो ताकि वो तुमको याद हो जाए। टीचर का वह बड़ा सा रूलर जिसको वो बार बार डेस्क पर बजाते थे, उन सब की जो आवाज है, उन सब का जो शोर है ना, वो स्कूल के बाहर रोड तक आती थी। लेकिन आज सब शांत था। उस लड़के ने सोचा कि डेली तो नॉइस होता है, लेकिन आज तो बिल्कुल नॉइस नहीं है, एकदम शांति। ऐसा लग रहा था कि आज संडे हो, लेकिन संडे को तो स्कूल क्लोज होता है और इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल होता है। जब फ्रांस विंडो से देखता है, जो उसके क्लासमेट है वो अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं और जो टीचर है एमएमएल, वो अपना बड़ा सा रूलर लेकर, जो कि बहुत ही डेंजरस दिखता है, उसको लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। उसने डोर ओपन करा और सबके सामने वो अपने डेस्क पर चला गया। उस समय उसे काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी।
साथ में डर भी लग रहा था कि उसे कुछ बोले ना, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बल्कि उसके जो टीचर एम हेमल थे, उन्होंने उसको देखा और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ कहा, ओ नन्हे फ्रांस, जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। फ्रांस बेंच के ऊपर कूदकर वो अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब तक कि वो अपने डर पर काबू कर पाता, उसने देखा जो उसकी टीचर है, उन्होंने अपना सुंदर सा एक ग्रीन कलर का कोट, अपनी जालीदार शर्ट और पूरी तरह से कढ़ाई की हुई अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी है, जिसे वो केवल स्पेशल डेज पर ही पहनते थे। जैसे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो उस डे पहनते थे। इसके अलावा उसने ये भी नोटिस करा कि पूरा स्कूल जो है ना, वो काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है, भी गंभीर भी है। और सबसे ज़्यादा तो इस बात ने चौंका दिया कि जो पीछे का बेंच था वो हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज जो है वो गांव के सारे लोग उस पर बैठे हुए हैं, जो यह सोचने लगता है कि ऐसा कौन सी बात हो गई कि जितने भी गांव के लोग हैं वो पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं। आज से पहले तो नहीं देखा मैंने इनको यहाँ पर बैठे हुए। वो यूं सोच रहा था। एक ओल्ड हाउसर, 3 कोनी टोपी पहने हुए भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई सारे व्यक्ति जो है ना, वो काफ़ी उदास लग रहे थे। ओल्ड हाउसर जो है ना, वो एक प्राइमर लेकर आया था, उसके किनारे मुड़े हुए थे और इसने इसे अपने घुटनों पर रखकर खोल रखा था। उसका बड़ा चश्मा पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। जब तक वे सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहा था, तभी जो एमएमएल है ना, वो अपनी चेयर पर चढ़ जाते हैं और गंभीर और शांत आवाज़ में बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, यह मेरे द्वारा पढ़ाई गई आज तुम्हारी अंतिम पाठ होगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक एंड लॉरेंस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तुम्हारा न्यू टीचर कल आ जाएगा। यह तुम्हारी फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। वो बच्चा सोचता है कि यह कैसे चौंका देने वाली शब्द है। ओ अभागे लोग! तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल के पास लगा रखा था। यानी कि उस बुलेटिन बोर्ड पर यही नोटिस लगी हुई थी कि आज से जो एल्सेक एंड लॉरेंस है, उनके बच्चों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। उनकी जो मदर टंग यानी मातृभाषा है, वो उनसे छीन ली जाएगी। इसलिए पूरा शहर, पूरा स्कूल जो है ना, वो काफ़ी गंभीर और माय लास्ट फ्रेंच लेसन। तो वो बच्चा बोलता है, लेकिन क्यों? मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता है। क्या मैं आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगा? फिर मुझे यहीं रुकना होगा। ओह, मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं पक्षियों के अंडे खोजने के लिए अपने स्कूल नहीं जाता था। काश कि सार पर फिसलने के लिए मैं अपने स्कूल नहीं छोड़ता। मेरी बुक्स जो अभी तक कुछ देर पहले ही मुझे काफ़ी बकवास लगती थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था। अब वही ग्रामर और संत के हिस्ट्री जो है, वो मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगे, जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता। यह सोचकर कि अब वो मुझसे दूर जा रहे हैं, अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं एमएल के रूलर और उनकी विचित्रता को भूल चुका था। यह सब सोचते सोचते मेरे माइंड से उनके डंडे का फियर ख़त्म हो चुका था। किसी का भी डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनसे उनकी लैंग्वेज छीनी जा रही है। इस लास्ट लेसन के
सम्मान में उन्हें संडे को पहनने वाले कपड़े पहन रखे हैं। आज अब वो बच्चा समझ गया था कि उन्होंने वो ड्रेस क्यों पहन रखी है और जो विलेजर्स है वो बैक बेंच पर क्यों बैठे हैं। बिकॉज उन सबको भी कभी दुख हो रहा था कि वो स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं आए, क्यों वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए। इन सब का दुख था उनको हमारे टीचर एम हेमल, जो इस स्कूल में 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे। उनको ये लोग धन्यवाद करने आए थे। गांव वालों को यह आना और पीछे बैठना उनको धन्यवाद करना का एक तरीका था। वह अपने देश के प्रति भी आदर और सम्मान दे रहे थे, जो कि अब उनका है ही नहीं। अब बच्चों और गांव वालों को एहसास हो रहा था कि काश हमने भी अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग सीख ली होती। बिकॉज जब किसी उसकी लैंग्वेज छीनी जाती है ना, तब उसको पता लगता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यह सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि मुझे मेरा नाम सुनाई अब सुनाने की बारी मेरी थी। मुझसे कोई कुछ ले लेता तो मैं कुछ न कुछ देता। अगर मैं उन्हें क्लियर वर्ड्स में बिना हिचकिचाए, बिना मिस्टेक किए हुए सुना पाता, बट फर्स्ट वर्ड में ही वो लड़खड़ा गया, वो घबरा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और घबराकर उसने अपने टेक्स्ट को जोर से पकड़ लिया। नजरें ऊपर उठाने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना कि एम हेमल ओ उसको मेरे कुछ नन्हे बोल रही फ्रांस, है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। देखो, बात क्या है ना कि हम डेली अपने आप से कहते हैं कि अब भी तो बहुत समय है, आज नहीं तो कल याद कर लेंगे। लेकिन अब तो तुम देख सकते हो कि हम कहाँ से कहाँ निकल गए। एलसेक के साथ यही बड़ी समस्या है। वह आज का काम कल पर टाल देते हैं। वह पढ़ने को केवल कल पर टाल देते हैं। अब जब वो बाहर के लोग तुमसे मिलेंगे और पूछेंगे कि तुम अपने आप को किस अधिकार पर फ्रेंच बोल रहे हो, फ्रेंच की निवासी बोल रहे हो, तो तुम क्या करोगे? वो तुमसे पूछेंगे कि क्या बात है कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और फिर भी तुम अपनी मदर टंग में नहीं बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। एम हेमल कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, नन्हे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें आज तुम्हारी भाषा नहीं आ रही है। बहुत बातों के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई के लिए उतने उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देना चाहते थे ताकि उससे कुछ अर्निंग होती हो, उसका घर चलता। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने भी तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या उस समय मैंने स्कूल की छुट्टी नहीं की? मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना तुम्हारे माता पिता और तुम हो। फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता रहा। वो यह कहता रहा कि संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये, सबसे क्लियर एंड लॉजिकल, कि हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी होगी। हम कभी भी अपनी मातृभाषा को न भूलें, क्योंकि जब किसी समाज में गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे यानी कि उसके जो लोग हैं वह अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ देते, तब तक वह पूरी तरह से नहीं बनते हैं। फिर उन्होंने एक ग्रामर खोला और पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
और मैं यह देखकर हैरान था कि मैं उसे कितनी अच्छी तरीके से समझ रहा था। जो भी वो बोल रहे थे वो कितना इजी लग रहा था। मैं यह भी सोच रहा था कि मैंने कभी इतने ध्यान से उनकी बातें नहीं सुनी, और यह भी कि उन्होंने भी इतने धैर्य यानी पेशेंस से कभी हमको नहीं समझाया। कुछ ऐसा लग रहा था कि बेचारा वह व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था। एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिर के अंदर भर देना चाहता था। आज उसका लास्ट क्लास है तो अपना सारा ज्ञान जो भी उसको आता है वह सब चीज़ देना चाहता है। ग्रामर के बाद हमें लिखना सीखना था। उस दिन एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे जिस पर ब्यूटीफुली एंड कर्व राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक। ये छोटे छोटे वर्ड झंडों के जैसे लग रहे थे, जिसे स्कूल के रूम में हर जगह टांग रखा था। डेस्क के ऊपर, रोड में, इधर उधर हर जगह। तुम ये देखकर आश्चर्य हो जाते कि किस तरह से सभी लोग एक साथ बैठकर अपने काम में लगे हुए थे। कोई भी शोर नहीं था, बिल्कुल शांत। पेपर के ऊपर पेन से लिखे जाने की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने शांत ढंग से सब अपने अपने कुछ काम बीटल्स में रूम के जुटे अंदर हुए आ थे। जाते हैं। कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सब लोग एकदम शांत ढंग से अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ तक कि वो छोटे बीटल थे ना, वो फिश के हुक में लगाते थे ताकि वो उससे फिश हम पकड़ सके, वो भी एकदम शांत से। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो बीटल्स है वो भी फ्रेंच है। छत के ऊपर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज में गुटरगु गुटुरगु कर रहा था। तो मैंने सोचा क्या वे लोग कबूतर को भी जर्मन में गुटरगु करने के लिए कहेंगे। मैंने जब भी अपनी कॉपी से सिर उठाकर ऊपर देखा तो मैंने यह देखा कि जो मिस्टर एम हेमल है, हमारे टीचर, वो चेयर पर एक टके बैठे हुए हैं। वो कभी एक तो कभी दूसरे चीज़ों को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जितनी भी कि उस चीज़ें हैं, स्कूल में उन सबको वो अपने माइंड में बसा लेना चाहते कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। ज़रा सोचो, 40 साल से वो इंसान उसी जगह पर है, बिल्कुल इसी तरह से। विंडो से बाहर उसका बगीचा है और उसके जस्ट सामने उसका क्लास। ओनली डेस्क एंड बेंच खिसकर चिकने हुए हैं। बाकी पिछले 40 साल से सब वैसा का वैसा ही है। बगीचे में लगे हुए अखरोट के वृक्ष अधिक ऊंचे हो गए हैं, यानी कि वह छोटा सा पेड़ 40 साल उतना बड़ा हो गया है। होप वाइन जिसे उन्होंने खुद रोपा था, विंडो से लिपट कर छत पर पहुंच गई है। इन सब को छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूट गया होगा। ऊपर से उनके सिस्टर की चलने की साउंड सुनाई दे रही थी, जो कि अपने ट्रंक को पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्होंने देश छोड़कर इसलिए वो पैकिंग कर रही थी। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर लेसन को अंत तक सुना। राइटिंग के बाद हमारी हिस्ट्री की क्लास थी। उसके बाद जो बेबीज़ है वो बीबी बोबो बोलकर याद कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल ओल्ड हाउज़र ने अपना चश्मा पहन लिया था और
दोनों हाथों में अपने प्राइमर पकड़े हुए उनके अक्षर पढ़ने की कोशिश वो कर रो रहा भी था। रहा था। आवेग से भरी उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसको देखकर ऐसा एंटरटेनमेंट फील हो रहा था कि हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। कितनी अच्छी तरीके से मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी लास्ट लेसन। हौसर जिसकी फ्रांस बात कर रहा था वो एक विलेजर है जो कि एक हेड है। जस्ट लाइक पंचायत में जो मेन लीडर होता है वैसा ही हेड है। बिल्कुल उसी समय चर्च की घंटी बजती है। इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ और ठीक उसी समय ड्रिल लौटते हुए पर्शियन लोगों के नारे हमारे विंडो के नीचे से हमारे अंदर आने लगे। अपनी चेयर से लिपटा हुआ एम हेमल उठ खड़ा हुआ। मुझे आज से पहले कभी भी उतना लंबा नहीं लगा जितना कि आज लग रहा था। माय फ्रेंड्स, वो बोला। मैं लेकिन किसी चीज़ ने उसे रोक रखा था। वो आगे नहीं बोल पाया। तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, एक चौक उठाई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षर में वो लिख सकता था उन्होंने उसमें लिखा कि वाई ला फ्रांस मीन्स फ्रांस चिरंजीवी हो, या बोल सकते हैं फ्रांस अमर रहे। और फिर वे रुक गए और अपने सर को दीवार पर झुकाए हुए बिना कोई शब्द बोले हुए उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। अब स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। उन्होंने हाथों से इशारा करा। जो हम अब तक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो द लास्ट लेसन था। होप सो इस चैप्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था जिसमें कहा था कि हमें अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी हिंदी भाषा को भी वैसे ही सम्मान दें। धन्यवाद।